नमस्कार सभी दर्शकों का इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी को सशक्त बनाने के लिए फार्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसी संदर्भ में आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। भारत सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के बहुत सारे ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं अपना कीमती समय निकालने के लिए, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। आज इस प्रोग्राम की थीम रहेगी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारा अभियान, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान जो हमारा चल रहा है उसी के तहत। तो आज हमारे फार्मर्स के लिए कुछ स्कीम्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की ओर से उनको बताई जाएंगी, जो हमारे सीएससी सेंटर्स के थ्रू अब फार्मर्स को, किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। और आप जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कुछ 2000 सेंटर्स पर 50 फार्मर्स ईच हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मतलब 1 लाख फार्मर्स तक हमारी आज बात जा रही है। और साथ ही साथ अनेकों फार्मर्स ने हमें फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन किया हुआ है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं उपमन्यु बासु साहब, हु इज द जॉइंट सेक्रेटरी लाइव स्टॉक हेल्थ। सर, वेलकम टू द सेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग सब लोग। सेक्रेटरी सर, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर, और मेरे कलीग मिस्टर सागर मेहरा और सुलेखा और अन्य मेरे साथियों, आज का जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है ये अमृत महोत्सव के इस पे उसी थीम पे कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये जो थीम है इसमें हम ये दर्शाएंगे कि हमारे किसान भाइयों को कि क्या क्या हमारे स्कीम्स हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक इसमें हो और या फिशरीज में सेक्टर में हो। क्योंकि हमें अब पता चल ही गया है कि भाई कृषि में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं पर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, ये दोनों की जो अहमता है वो बहुत अहमियत रखते हैं। और इसके लिए हम ये जो शुरू कर रहे हैं, ये जो पब्लिसिटी ड्राइव, तो मैं पहले बुलाना चाहूँगा सर, सेक्रेटरी सर, मिस्टर स्वाइन सर को, कि वो इस सभा को संबोधित करें। सर। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और जितने सेंटर से, सीएससी सेंटर से जुड़े हुए हैं हमारे किसान भाइयों, जो रुचि रखते हैं ये जो डेयरिंग है, मिल्क सेक्टर में, और ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुओं को बढ़ाना, पशुपालन में जो रुचि रखते हैं और इच्छा करते हैं कि ये मत्स्य पालन में आगे बढ़ेंगे, उनको सबको मेरा मैं वेलकम करता हूँ और सबके लिए मेरे शुभकामना। और ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो ऑफिसर्स बैठे हैं, ये सबको मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो किसान भागीदारी का जो हो रहा है वो आगे बढ़े। आप सबको पता होगा कि हम लोग ये जो 75वां एनिवर्सरी हमारे, हम जब स्वाधीन हुए 1947 में, अभी 75वां साल हुआ है। हम रिक्वेस्ट पीपल टू स्विच ऑफ देयर माइंड्स प्लीज, इको आ रहा है। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव है, और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव हम कर रहे हैं, 1947 में हम जब स्वाधीन हुए और हमारा जो फॉरेन रूल था उनको निकाले, तब हमारा देश का हालत क्या था। हम आगे बढ़े, हमको और आगे बढ़ना है, तो ये हमारा प्राथमिकता है। और इसको सरकार का ये कहना है कि जब तक किसान भागीदार नहीं रहेंगे ये हमारा जो डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1947 में भी हम जो स्वाधीन हुए थे, जो हमारा इंडिपेंडेंस स्वाधीनता आंदोलन चला था, उसमें भी बड़े पैमाने में किसानों का भागीदारी रहा था।
और उसी टाइप का किसानों का भागीदारी करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो 5 दिन का हम लोग कर रहे हैं हर रीजियन में कॉमन सर्विस सेंटर का जरिया, अगर वीडियो नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir, we can see you. राइट, somebody is telling वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर खुली हुई है, जनसेवा केंद्र, इसका थ्रू हम पूरा देश में हर कोने में ये कांटेक्ट रखेंगे। और हमारा जो स्कीम्स चल रहा है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इसका जो 2 डिपार्टमेंट है, इसका एक एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरिंग, और एक फिशरीज है, मत्स्य पालन है। तो इनका जो स्कीम्स है हम देश का कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आप सबको यह पता होगा कि जो पशुपालन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, और इसको पहले हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी बोलते थे। लेकिन आज का दिन में हमारा जितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसका करीब करीब 30% ये पशुपालन, मिल्क और ये फिशरीज का जरिए में आता है। और ये सेक्टर आगे बढ़ता है। हमारा जो किसान भाइयों ने इसको अपनाया है, इनका इनकम ज्यादा होता है, और जो इनकम फ्लो है वो भी काफी रेगुलर होती है। तो ये बड़ा, इसीलिए ये सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है। अभी डिपार्टमेंट जो है, पहले मैं एनिमल हस्बेंड्री का बात करूंगा। ये एनिमल हस्बेंड्री का लाइवलीहुड ऑप्शन कर रहा है कि स्टैंड अलोन एक्टिविटी। पहले क्या होता था कि किसान खेती कर रहा है और कुछ पशुओं रखा है, उसमें कुछ मिल्क आता है या कुछ मीट के लिए कुछ बेचा जाता है। बट अभी इसको एक स्टैंड अलोन एक्टिविटी करके, इसको प्राइमरी एक्टिविटी करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री काफी स्कीम्स रखे हैं। और ये चाहते हैं हम कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, कि हम इसको एक साइड एक्टिविटी ना करके ये हमको मेन एक्टिविटी कराए, और एक एंटरप्रेन्योर के तहत में, एक पूंजीपति के तहत में इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। बड़े पूंजीपति हो या छोटे छोटे लेवल का एक्टिविटी हो, काम वही है कि हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, और उसको बेचने के लिए हम मार्केट ढूंढते हैं। सो काम वही है, कुछ हाई लेवल में होता है, कुछ लो लेवल में होता है। हमारा ये मानना है, हमारा ये चाहत है कि इसको, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक है, पशुपालन, इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है। एक तो है कि स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसमें एक कंपोनेंट है जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इसका जरिया में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और ये जो इनकम है इसको डबल करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो फोकस है, हम पोल्ट्री, जो मुर्गी है, शीप, गोट और पिगरी, इसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट कराएंगे सो दैट इसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, और जब बेचते हैं तो इनकम ज्यादा मिलेगा। ये जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, इसमें हम एंटरप्रेन्योर को बुलाते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज करेंगे। अभी क्या होता है कि खाली मिल्क फार्मर दूध पालन करता है, सॉरी पशुपालन करता है और दूध का उत्पादन करता है या गोट करता है, इसका कुछ फॉरवर्ड लिंकेज होगा, कहीं से फीड से लोकेट होगा, कोई एंटरप्रेन्योर ब्रीड, इंप्रूव्ड ब्रीड का कुछ कर रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। ये सब चीज के लिए ध्यान देना पड़ेगा। फिर
और एक ऑब्जेक्टिव है, हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री हैचरी करेंगे। इसमें फ्री रेंज पोल्ट्री एग्स एंड चिक्स, इसको हम बढ़ावा देंगे, इसमें फोकस करेंगे। खाली प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष में नहीं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सेवक सेवी संघ जो है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है और सेक्शन 8 कंपनीज, इनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें 50% बैक एंड सब्सिडी है कि इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आएगा फिर सब्सिडी थ्रू बैंक जाएगा। ये बैक एंडेड सब्सिडी कम प्रोजेक्ट में हम लोग एस्टेब्लिशमेंट पेरेंट फार्म, हैचरी, मदर यूनिट, ये सब करने का हम लोग स्कीम रखें। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कराने का ऑब्जेक्टिव है शीप, गोट और पिग रियरिंग सेक्टर में। उसमें भी व्यक्ति विशेष, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, इनको हम आमंत्रित करते हैं ब्रीडर फार्म करने के लिए और एक कंप्लीट चेन डेवलपमेंट करने के लिए, टू मेंटेन पेरेंट एंड ब्रीडिंग एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ किड्स एंड लैम्स और इनका रियरिंग के लिए। आप सब जानते हैं ये पशुपालन में फीड और फॉडर का बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे फीड देंगे फिर अच्छा इनकम होता है, अदरवाइज फीड नहीं होता है, जितना भी अच्छा हम ब्रीड रखते हैं उसमें फायदा नहीं होता है। इसके लिए फीड और फॉडर में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हम बढ़ावा देने के लिए स्कीम में प्रोविजन रखे हैं। इसके लिए जो वैल्यू एडिशन किया जाता है हे में, साइलेज में, मिक्स्ड रेशन में, पाउडर ब्लॉक में और पाउडर स्टोरेज में, ये सब जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी अप टू 50% सब्सिडी का प्रावधान है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का जो रीअलाइंड स्कीम है, ये पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। जो मीट का क्षेत्र में हो, मिल्क, एग और वूल, अभी जो प्रोडक्टिविटी है, अभी जितना इससे आयात होता है, जो इनकम आता है, इसको बढ़ावा करेगा। और ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ये डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा और फार्मर्स को ज्यादा इनकम देगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो 2-3 स्कीम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और डेयरी डेवलपमेंट में स्कीम जो है, इसका थ्रू हम इसको बढ़ाएंगे। और आज का ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हम सब किसान भाइयों के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा ऑफिसर्स को डिटेल में चर्चा करेंगे, हम इसका मैसेज सबका पास पहुंचाएंगे, सो दैट जिसको लाभ लेने का इच्छा है वो इस स्कीम में भागीदारी करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिशरीज में आप सबको पता होगा एक बड़ा स्कीम चल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना में हम लोग 5 साल में करीब करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एम रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अबाउट 9,000 करोड़ का है और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज का प्रोविजन रखे हैं। इसमें नया पॉन्ड्स खुदवाते हैं, उसको सैंक्शन कराते हैं। जो नए टेक्नोलॉजी में है, RAS, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज कल्चर, इसका भी प्रावधान रखे हैं। फीड मिल्स जो और ये जो हैचरीज, सीड प्रोडक्शन, इसके लिए भी प्रोविजंस है, काफी प्रोविजंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वैल्यू चेन होता है, क्योंकि फिश जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केटिंग के लिए आइस का बहुत जरूरी होता है। सो कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे आइस प्लांट्स, स्टोरेजेस, रिफर वैन्स, सेल करने के लिए जो मोबाइल यूनिट्स, इसका भी प्रोविजन से वी वांट, हम लोग ये चाहते हैं कि जो विलेज गांव में जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना इनकम करते हैं और 2-3 लोग को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, ये स्कीम का फायदा लें। आप सबको पता होगा कि जो फिशरीज का जो
इनकम है, फिशरीज का स्कोप है, बहुत ज्यादा है। आजकल हम देखते हैं बच्चे लोग आईटी सेक्टर छोड़ के, शहर में नौकरी छोड़ के आजकल फिशरीज में लगे हुए हैं। बहुत सारे ये स्पेशली उत्तर भारत में काफी सारे ऐसे यंग पीपल, युवा वर्ग, ये अपना फिक्स्ड जॉब छोड़ के फिशरीज में लगे हुए हैं। उनका लगता है इसमें अच्छा इनकम आ सकता है, ज्यादा सरल लाइफ हो सकता है और देश को भी आगे बढ़ा सकता है। सो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इसका बारे में विस्तृत में बताएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये डिस्कशन में भाग लें और जो स्कीम्स का रूपरेखा अभी वर्णना किया जाएगा विस्तार में, इसका फायदा लें और आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I will request my colleague Upanyu Basuji to take the program forward. Basuji, you are on mute. Hello. Basuji, now we can hear you. So for the animal husbandry sector का जो स्कीम्स है उसको I think there is some issue regarding audio at the end of my colleague Basu. Now the next presentation is actually there's a problem here. But anyway, लिपि जो है डॉक्टर लिपि वो विस्तार रूप में जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्कीम्स है पोल्ट्री, शीप, गोट और उसके बारे में आप लोगों को बताएगी। तो डॉक्टर लिपि प्लीज। Secretary sir, Joint Secretary sir Upamanyu Basu sir, Joint Secretary Fisheries Sagar Mehra sir, senior officers of the department, senior officers of CSC और 2000 CSC सेंटर्स एवं उनके द्वारा जुड़े किसानों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर लिपि सेरीवाल, सहायक आयुक्त विभाग में। वर्ष 2020 हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत ही कठिन वर्ष रहा। लॉकडाउन के चलते उद्यमिता विकास को एक नए दृष्टिकोण से देखा गया। इसी के चलते पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग ने उद्यमिता विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिसमें से 2 योजनाओं का आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पहली है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, और दूसरी है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। नेक्स्ट स्लाइड। Am I audible? Yeah, we can hear you. Go ahead. I'm not able to see my presentation. If I can share, can I share the presentation myself? But we can see the slides. I cannot see the slides moving, but Okay. this is the first slide. Can you just move on to next, Anurag? Yes. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा बना 2020 में, जिसकी पूरी बजट एलोकेशन 15,000 करोड़ की थी, जिसके मुख्य उद्देश्य जो थे
वह थे कि किस तरीके से हम पशुपालन से डेयरी प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएं, उच्च गुणवत्ता वाले राशन को संतुलित आहार उपलब्ध कराना, उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी और मीट प्रोडक्ट उपलब्ध कराना, निर्माता को ज्यादा से ज्यादा अपने उत्पाद का मूल्य उपलब्ध कराना, भारत की बढ़ती जनसंख्या को कुपोषण की समस्या का सुलझाना और नए रोजगार उत्पन्न करना एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस योजना में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमई, कोई भी निजी कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अब इस योजना में क्या फायदे मिलेंगे? इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि ब्याज दर पे 3% की छूट, जो कि 8 साल के लिए होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें लोन की कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि छोटे से छोटा किसान 5 लाख 10 लाख तक का लोन या बड़े से बड़ा उद्यमी भी इस योजना में अप्लाई कर सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा जो इस योजना के साथ जोड़ी गई है वह है 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड, यानी कि अगर कोई भी किसान या उद्यमी इस स्कीम में अप्लाई करता है तो उसमें 25% की क्रेडिट फैसिलिटी, जितना की लोन वो लेता है उसका 25% अगर उसको किसी भी किस्म का नुकसान होता है तो यह क्रेडिट गारंटी फंड जो कि 750 करोड़ का है, जिसमें कि हर साल 75 करोड़ हम नाबार्ड को देते हैं, उस फंड से आपके लोन की भागीदारी हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप किस किस एक्टिविटी के लिए इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं? तो पहली है डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट। अब बेसिक डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन में आप क्या क्या स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी किसान को या उद्यमी को एक छोटा सा आइसक्रीम प्लांट लगाना है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जिसको टेट्रा पैकेजिंग, आप देखते होंगे बाजार में छोटे छोटे पैकेट्स में फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं या मिल्क मिलता है, अगर वो पैकेजिंग की मशीन को एक छोटा किसान या उद्यमी लगाना चाहता है, या फिर वे पाउडर, आजकल जिम का बहुत चल रहा है, सब लोग जिम में वे पाउडर लेते हैं, वे पाउडर बनाने की यूनिट ले सकते हैं, मिल्क पाउडर बनाने की यूनिट आप इसमें ले सकते हैं, दूध से खोया, छाछ, मट्ठा, ऐसे किसी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप स्कीम में सहायता ले सकते हैं। दूसरी है एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पशु चारा। अभी सेक्रेटरी सर ने बताया कि ये असंगठित से संगठित जो बाजार है हमें उसकी तरफ बढ़ना है। पहले जो हमारी स्कीम्स थी वह लाइवलीहुड की तरफ थी, यानी कि रोजमर्रा के लिए आपको चाहिए। अब जो है वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ है और उद्यमिता विकास। तो इसमें एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग में छोटे प्लांट्स जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी, मीडियम और लार्ज एनिमल फीड प्लांट लगा सकते हैं, बाईपास प्रोटीन यूनिट या फिर टोटल मिक्स्ड राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट, साइलेज बनाने की मशीन, मिनरल मिक्सचर बनाने की मशीन या फीड सप्लीमेंट, फीड प्रीमिक्सेस, मिनरल मिक्सचर प्लांट बनाने की, ये सारी यूनिट्स आप इसमें सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीसरी की जो कैटेगरी है वो है मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। कोई भी बड़ी स्केल की मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्टैंड अलोन यानी कि एकमात्र अपना एक स्लॉटर प्लांट भी हो सकता है, या फिर किसी को अगर एक बहुत बड़े पैमाने में इसको बनाना है तो इसको एक्सपोर्ट के लिए भी बफेलो मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के रूप में आप बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, पोर्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। अब आपने आजकल बाजार में देखा होगा, हम सभी लोगों को एक पैक्ड तरीके से वैल्यू एडेड मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सॉसेज होते हैं, कबाब होते हैं, नगेट्स होते हैं, हैम, सैलमी, बेकन और ऐसे बहुत सारे मीट प्रोडक्ट्स। तो उनको बनाने के लिए जो कि मीट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कहते हैं, इनको बनाने के लिए छोटी छोटी मशीनें हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे युवा हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे युवा आते हैं जो हमसे मॉडल्स मांगते हैं इस तरीके की, जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद आना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी यूनिट्स बनाना चाहते हैं और खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिट है। दूसरा है ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, यानी कि नस्ल सुधार।
हम सभी को पता है कि इंडिया का जो लाइफ स्टॉक वेल्थ है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो कैटल बफेलो हो, चाहे वो शीप गोट हो या फिर पोल्ट्री हो। पर क्यों हमारी जो उत्पाद है या फिर हमारा क्यों लाइफ स्टॉक है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो है उसकी क्वालिटी। उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? जब हम उस नस्ल में बहुत अच्छा सुधार लाएंगे, जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकली असिस्टेड पोल्ट्री फार्म, यानी कि किसी भी किस्म की नई तकनीक के द्वारा अगर हम एक पोल्ट्री फार्म बनाते हैं जिसमें कि पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्टॉक भी खरीदा जा सकता है, उसको हम स्कीम में के अंदर ले सकते हैं। हम पिग के लिए अगर कोई ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए ले सकते हैं। इसी तरीके से हम भेड़ या बकरी के लिए अगर ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा एक मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाना चाहते हैं, या फिर कैटल बफेलो के लिए, तो भी हम इस स्कीम के अंदर सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाल ही में ऐड किया हुआ ये कंपोनेंट जो कि लाइवस्टॉक सेक्टर को बहुत आगे ले जाएगा। लाइवस्टॉक सेक्टर के लिए बहुत ही जरूरत है पशुधन स्वास्थ्य। पशुधन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है टीकाकरण और पशु दवा, जिसके लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और एनिमल और लाइवस्टॉक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी इस स्कीम में हाल ही में जोड़ा गया है ये कंपोनेंट। इसको भी आप असिस्टेंस या कोई भी किसान या उद्यमी इसमें असिस्टेंस ले सकता है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है एनिमल वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो भी एनिमल वेस्ट है उसको वेल्थ की तरफ कैसे ले जाएंगे, तो जिसमें कि फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद कैसे बनाया जाए, या बायो सीएनजी कैसे बनाया जाए, लिग्निन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, या इन सब जैसे कि काउ डंग या काउ यूरिन से इनको प्रोसेस करके आजकल बहुत सारी चीजें बाजार में मिलती हैं, उसको कैसे बना के आप बेच के एक अच्छे उद्यमी के रूप में निकल सकते हैं। Next slide, please. Next slide, please. Next slide. अब मैं आपको ले जाऊंगी पशुधन नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अंडर एनएलएम। जैसा कि सेक्रेटरी सर ने अभी बताया कि ये एक कंपोनेंट है जो कि उद्यमिता विकास की तरफ, चाहे वो शीप, गोट, पिग, पोल्ट्री या फिर फॉडर के लिए है। अब इसमें क्या क्या प्राविधान है वह मैं बताऊंगी। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, जैसा मैंने आपको बताया एचआईडीएफ में भी, कि असंगठित ग्रामीण कुक्कुट, भेड़, बकरी, सुअर या चारा को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए इस योजना का क्रिएशन हुआ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना इसके लिए किया गया। अब इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो है कोई भी उद्यमी, यानी कि इंडिविजुअल, एफपीओस, एफसीओस, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स और सेक्शन 8 कंपनीज। अब इसके इंसेंटिव्स क्या है, यानी कि आपको भारत सरकार द्वारा क्या मिलेगा? तो वह यह है कि भारत सरकार इन यूनिट्स के लिए 50% तक की सब्सिडी आपको देगी। 50% सब्सिडी अलग अलग सीलिंग्स के लिए। वो सीलिंग्स क्या होंगी, वो कैप क्या होगी, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भारत सरकार द्वारा आपको दी जाएगी। इसकी कैप है, जैसे कि इसमें 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री, शीप, गोट और पिग। पोल्ट्री के लिए अगर आप 50 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 50 लाख के अंदर 25 लाख जो है भारत सरकार द्वारा आपको सब्सिडी प्रदान होगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में, एक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और दूसरा आपका प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद सिडबी द्वारा आपके जो बैंक का खाता आपने डाला है अपने एप्लीकेशन में, मैं वो भी बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसका 50% आपको पहले मिलेगा और 50% बाद में। इसी तरीके से शीप एंड गोट में अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि 500 की कैपेसिटी का होगा, तो उसमें आपको 50 लाख भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में होगी। यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, ये पिग होना चाहिए। पिग के लिए अगर आप 60 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 30 लाख की सब्सिडी आपको भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। और फॉडर यानी कि चारा के लिए भी आपको 50 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है, यानी कि 1 करोड़ तक का आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित ग्रामीण कुक्कुट, भेड़, बकरी, सुअर को संगठित क्षेत्र में लाना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना करना और उद्यमिता विकास को बढ़ावा करना।
अब इसके लिए जो ये कंपोनेंट है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री, इसमें 3 तरीके की एक कंपोजिट यूनिट होगी, जिसमें कि एक पेरेंट फार्म, एक रूरल हैचरी और एक ब्रूडर का मदर यूनिट। यानी कि पेरेंट फार्म से फिर हम रूरल हैचरी में एग से चिक हैच होंगे, हैच होने के बाद 4 हफ्ते तक उसको मदर यूनिट में रख के आप अंडे या चूजे को बाहर बेच सकते हैं। इसमें भी भारत सरकार से 50% सब्सिडी 25 लाख तक के लिए आपको दी जाएगी। और इसकी जो सीलिंग है, इसमें कम से कम आपको 1000 पेरेंट लेयर्स का फार्म बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट जो है वह है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्रीड डेवलपमेंट इन शीप एंड गोट, यानी कि जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वह है जुगाली करने वाले छोटे पशु में के क्षेत्र में उद्यमिता को विकास करना। फिर भेड़ बकरी को में स्टॉल फीड मॉडल को डेवलप करना, ताकि आपको उनको इधर उधर चराने ना ले जाए पाए और उसको उसी की जगह में स्टॉल फीड यानी कि उसी जगह में उसको उपलब्ध चारा उपलब्ध कराना। भेड़ बकरी संबंधित धारणीय व्यापार मॉडल विकसित करना, एक बिजनेस मॉडल को बनाना। इसमें जो यूनिट है वह रहेगी, जो ब्रीडिंग यूनिट है वह 500 फीमेल्स और 25 मेल्स की रहेगी। और जो ये यूनिट होगी जिससे कि बहुत अच्छी जेनेटिक वैरायटी, जिससे कि गोट मिल्क, मीट और फाइन वूल प्रोड्यूस होगा। इसमें भारत सरकार 50% सब्सिडी देती है 50 लाख तक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो थर्ड है वह सुअर पालन उद्यमियों को प्रोत्साहन देना। इसके लिए देश की जितनी भी सुअर की आबादी है उसमें प्रति पशु उत्पादकता में सुधार करना और उद्यमिता को विकास देना। इसी तरीके से इसमें भी 100 साव और 25 बोर्ड्स की यूनिट होगी, जो कि आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फार्म या यूनिवर्सिटी फार्म से ले सकते हैं, जिसका जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा होगा। इसमें भारत सरकार 50% सब्सिडी देती है, यानी कि मैक्सिमम 30 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी आपके शेड्यूल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे 2 पोर्टल्स हैं। किस तरीके से एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बना रहे स्कीम को। आपको कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, इसलिए विभाग ने यह एक प्रयास किया। सिडबी द्वारा बनाया गया ये दोनों पोर्टल्स hidf.udyamimitra.in और nlm.udyamimitra.in आपकी एप्लीकेशन को अप्लाई करने से लेके और आपके जो इंटरेस्ट सबवेंशन या फिर आपकी सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते में आने तक सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड और डिजिटलाइज्ड है। आप इस पोर्टल को देखें। इस पोर्टल में सारी जानकारियां जैसे कि स्कीम इंस्ट्रक्शंस, इस स्कीम, इन दोनों ही योजनाओं से जुड़े हुए सवाल व उनके जवाब, मॉडल डीपीआरस, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से बैंक्स इसमें हैं, सारे शेड्यूल्ड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप बैंक से लोन, जहां से आप लोन ले सकते हैं। मॉडल डीपीआर भी इन पोर्टल्स में दी गई हैं। एनएलएम में, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये hidf.udyamimitra.in है। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको हमने इस पोर्टल के, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जितने भी सीएससीज यहाँ बैठे हैं उनको देखेंगे, वहां पे एक डिजिटल सेवा का आइकन आ रहा है और अप्लाई फॉर लोन है, यानी कि कोई भी सीएससी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो हमारे किसान भाई बहन दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, ग्रामीण इलाकों से हैं, ये एक चीज हो सकती है कि कई सारे किसान होंगे जो कि टेक्नोलॉजी से इतने अपग्रेडेड नहीं है और उनकी ग्रास रूट हैंड होल्डिंग करने के लिए हमने इस पोर्टल को सुविधा दी कि हमने इसको कॉमन सर्विस सेंटर से इंटीग्रेट किया। यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाके अगर कोई किसान जाएगा तो वहां से आपकी सहायता से इस फॉर्म को भर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यह वो प्रोसेस है कि आपको लोन कैसे मिलेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर वह बैंक उसको सैंक्शन करेगा, सैंक्शन करने के बाद वो डिपार्टमेंट में आएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन का अमाउंट उसको मिलेगा और डिसबर्समेंट लोन का बैंक के द्वारा आपको मिलेगा और इंटरेस्ट सबवेंशन का अमाउंट भी बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यह एप्लीकेशन फॉर्म है। जिस तरीके से आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको अपना नाम भरना है, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भरनी है कि आप एज इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं या एक कंपनी अप्लाई कर रहे हैं या एफपीओ अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप कौन सी कैटेगरी में इसको लोन लेना चाहते हैं, आप डेयरी के लिए लेना चाहते हैं, मीट के लिए लेना चाहते हैं, पशु चारे के लिए लेना चाहते हैं। उस तरीके से अप्लाई करने के बाद आप 3 फॉर्म भरेंगे। पहले में आप अपनी एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स डालेंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स डालेंगे, प्रमोटर की डिटेल्स डालेंगे, और फिर बैंक, यानी कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। लोन लेने के बाद जब उसमें सिलेक्ट करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। यह एक यूनिक आईडी है जिससे आप फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टेटस देखेंगे। स्टेटस में आपको दिखेगा कि आपने लॉक किया है या फिर वह डिपार्टमेंट के पास है, क्या वो बैंक के पास है, और अगर वो एप्लीकेशन वापस कर ले तो भी आपके पास यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब नेशनल लाइवस्टॉक मिशन पोर्टल के बारे में जल्दी से बताऊंगी। इसका यूआरएल है nlm.udyamimitra.in। इस पे अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई हेयर या फिर राइट हैंड साइड पे ही लॉगिन है, वहां अप्लाई करें। फोन नंबर के माध्यम से आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप रजिस्टर करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको लोन मिलेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वह एप्लीकेशन आपके स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि हर स्टेट का स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनके पास जाएगा। वह वायबिलिटी देख के कि क्या यह प्रोजेक्ट वायबल है उस पर्टिकुलर स्टेट में, देखने के बाद उसको पर्टिकुलर उसी बैंकर जो कि फॉर्म में भरा गया है उसी बैंकर के पास फॉरवर्ड करेगी। वहां बैंक अपनी ड्यू डिलिजेंस करके बैंकर अपनी उस पे अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बाद वो एसएलईसी में आके अप्रूव होगी और फिर वह डिपार्टमेंट में आके सब्सिडी के लिए अप्रूवल होने के बाद वो सारा अमाउंट सिडबी द्वारा आपके बैंक को चला जाएगा, जहां से वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप देखिए यहाँ पे आप अपना सबमिशन सिलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम सिलेक्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीआर, जिसमें कि आप बताएंगे कि आप कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसी स्कीम की गाइडलाइंस में एनेक्शर भी दिया गया है। एनेक्शर यानी कि गाइडलाइन के अंदर पोल्ट्री, शीप, गोट, पिग और फॉडर में किस किस कॉम्पोनेंट में आपको पैसा मिलेगा, उस एनेक्शर की सहायता से आपको क्या क्या अपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना है वह आप डीपीआर बना सकते हैं। अपने लैंड के डॉक्यूमेंट डालेंगे, फोटोग्राफ्स डालेंगे और यहाँ अपलोड करेंगे। बताना चाहूंगी, लैंड के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्लांट एंड मशीनरी, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इनपुट, इस चीज के लिए आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से आप यहाँ पे अग्री करेंगे, अपना बैंक और ब्रांच सिलेक्ट करेंगे और आपको एनएलएम के अंदर भी अपना स्टेटस, इस तरीके से आपको एक आईडी मिलेगी और आपकी ईमेल में वो आपके स्टेटस जाएगा कि वो आपकी एप्लीकेशन इस समय किसके पास है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोनों ही योजनाएं जो कि उद्यमिता विकास की तरफ है, इट टेक्स अस फ्रॉम लाइवलीहुड क्रिएशन टू वेल्थ क्रिएशन। इन सब की सभी जानकारी dahd.nic.in, जो कि अपने डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, hidf.udyamimitra.in और nlm.udyamimitra.in पे सभी किस्म की जानकारियां मौजूद हैं। आप लोग को किसी भी किस्म की दिक्कत है तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में ईमेल आईडीज दिए हैं। आपको कोई भी परेशानी आती है फॉर्म भरने में, डीपीआर बनाने में, उसकी हैंड होल्डिंग के लिए वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर लीपी हमेशा से ही एक्टिव रही हैं इस डिपार्टमेंट की सर्विसेज को लोगों तक बताने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए।
Lekha, what is the next presentation? So India, we cannot afford to waste even a single blade of grass. So silage, as you know, like it is pickle. Silage is also like made in season when it is season is there, and it can be preserved for more than 1 year. As we started silage baling as an activity, as a production from 2015, then we realized the importance of silage. जी, तो ये हमने कुछ सक्सेस स्टोरी यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये काम नया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग इस पे पहले से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है सागर मेहरा सर ने, हु इज द जॉइंट सेक्रेटरी इनलैंड फिशरीज। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। Thank you very much, respected Secretary Sir and my colleague Upman Basuji and other officers from the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, livestock farmers, dairy farmers, fishers and fish farmers, तथा इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमान। जैसा कि आप सबको विदित है, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज के इस वेबिनार, जिसका शीर्षक है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, जारी किया गया है। एक सप्ताह के लिए यह अभियान जारी रहेगा। और लिपि की ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन के बाद अब मैं आपसे चर्चा करूंगा फिशरीज सेक्टर में, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही विभिन्न डेवलपमेंटल स्कीम्स के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले थोड़ा सा अपने देश में फिशरीज एक्वाकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर जरा नज़र डालें तो आप देखेंगे कि ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में हमारा 8% शेयर है। हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और एक्वाकल्चर का शेयर हमारी टोटल फिशरीज प्रोडक्शन में लगातार बढ़ता जा रहा है।
और हम दूसरे लार्जेस्ट फिशरीज प्रोड्यूसर हैं और लगभग 2.8 करोड़ फिशर्स और फिश फार्मर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और देश की पूरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमारा फिशरी सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देखें क्रॉप सेक्टर से कंपेयर करें, जहां ग्रोथ रेट 4% से भी कम है, उसी के विपरीत फिशरीज और एक्वाकल्चर में ग्रोथ रेट 10% से भी ज़्यादा रहा और हमारा जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है फिश प्रोडक्शन का वो भी 7% से भी ज़्यादा रहा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि फिशरीज और एक्वाकल्चर में संभावनाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिशरीज सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए 2015 में भारत सरकार ने ब्लू रेवोल्यूशन का आह्वान किया और उस स्कीम के तहत लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया भारत सरकार के द्वारा और इतनी ही राशि का इन्वेस्टमेंट विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया गया और 2020 में उस स्कीम की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद भारत सरकार द्वारा अभी तक सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मई 2020 में आह्वान किया गया। जैसा कि मुझसे पूर्व सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इस स्कीम के तहत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। पीएमएमएसवाई के अलावा फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी 2018 से लागू है, जिसके तहत 7,522 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। ये विभाग द्वारा चलाई जा रही दो मुख्य योजनाएं हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मुहैया कराया जाने के लिए विभिन्न किसानों और फिशर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को भी फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए विस्तार किया गया है, जिसका हम आने वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है और इस स्कीम का आप कैसे फायदा उठाएं, इसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, वेलफेयर, विभिन्न लगभग 100 ऐसे कंपोनेंट हैं जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हैं, जिसमें आप लोग फायदा उठा सकते हैं और जिसके आप पात्र भी हैं। इसके लिए विभाग द्वारा एक वेबसाइट भी चलाई जा रही है। अगर आपको इसमें कोई भी जानकारी चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या पात्रता है, क्या यूनिट कॉस्ट है, क्या आपको सब्सिडी मिलने वाली है, क्या अनुदान मिलने वाला है, क्या भारत सरकार की तरफ से सहायता मिलने वाली है, क्या कुल सहायता मिलने वाली है, उसकी जानकारी के लिए आप pmmsy.dof.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ पीएमएमएसवाई के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस स्कीम के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। फिशरीज सेक्टर के पोटेंशियल को सस्टेनेबली हार्नेस करना, आपकी जो भी प्रोडक्शन इकाइयां हैं, चाहे पॉन्ड है, चाहे आरएएस है, चाहे बायोफ्लोक है, उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, वैल्यू चेन को कैसे सशक्तिकरण किया जाए और हमारे सेक्टर की लगातार नेशनल इनकम में कैसे उसके शेयर को बढ़ाया जाए, ये सब, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे विभिन्न नियमों को अच्छे से लागू किया जाए, ये इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इधर आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ का जो निवेश है उसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट हैं 18,330 करोड़ रुपए का निवेश होना है और 1,720 करोड़ रुपए का निवेश नियोजित है सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स के लिए, जिसमें भारत सरकार 100% सहायता करेगा और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का शेयर होगा, वो आगे आप देखेंगे कि सेंट्रल भारत सरकार देगी 7,687 करोड़ रुपया,
स्टेट शेयर आएगा, विभिन्न राज्य सरकारों से आएगा 4,880 करोड़ का निवेश आएगा, और बेनिफिशियरी से आएगा 5,763 करोड़ का निवेश आएगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से लेकर 2024-25 तक, मार्च 25 तक चलने वाली ये स्कीम है। स्कीम का प्लान पीरियड 5 साल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप आगे देखें कि सेंट्रल सेक्टर में जितने भी कंपोनेंट हैं सभी में भारत सरकार पूरा शेयर देगी, 100% शेयर देगी। और अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट की बात करें तो इसमें मैं जो नीचे बी पॉइंट है उस पे आप देखें, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं उसमें जो ग्रांट कंपोनेंट है, सब्सिडी कंपोनेंट है, वो जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% हिस्सा दिया जाएगा ग्रांट के रूप में, सब्सिडी के रूप में। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और वुमेन कैटेगरी से संबंधित हैं के सदस्य हैं तो आपको मिलेगा 60% अनुदान मिलेगा। और 60% अनुदान में किस किस का कितना शेयर होगा, अगर आप जनरल स्टेट में हैं तो 60-40, 60 और 40% भारत सरकार और 60% देगा और 40% देगा राज्य सरकार। इसी प्रकार अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं और हिमालयन स्टेट्स में हैं तो 90% और 10% का शेयर होगा, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं तो 100% भारत सरकार देगी। और इसी प्रकार अगर आप लाइवलीहुड सपोर्ट बैन पीरियड के दौरान जो हम देते हैं मछुआरों को, किसानों को, उसकी बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार से शेयर होगा। भारत सरकार की तरफ से आपको भी 1,500 रुपये की सेविंग करनी होगी और भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 1,500 रुपये का अनुदान मिलेगा, तो टोटल आपको 4,500 रुपये इसमें प्राप्त होंगे, ये 60 दिन का जो बैन पीरियड होता है उसके दौरान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अगर आप देखें एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक ग्रो आउट पॉन्ड लेते हैं और उसकी कुल प्रोजेक्ट को 7 लाख रुपया है, तो सब्सिडी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 7 लाख में से 2,80,000 रुपया सब्सिडी के तौर पे आपको मिलेगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कैटेगरी से हैं तो आपको 4,20,000 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 4,20,000 रुपया अपनी तरफ से देना होगा और आपको 2,80,000 रुपया ग्रांट और सब्सिडी कंपोनेंट के तौर पर आपको मिलेगा ग्रो आउट पॉन्ड के लिए, जिसकी यूनिट कॉस्ट 7 लाख रुपया है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। फर्स्ट आप वर्टिकल देखें, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर में, इसमें अगर आप हैचरी बनाना चाह रहे हैं, वो फिन फिश की हैचरी है या दूसरा श्रिम्प हैचरी है, इस तरह की अगर आप कोई भी फैसिलिटी बनाना चाह रहे हैं, आप रियरिंग पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ग्रो आउट पॉन्ड आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे ये आप खारे जल का हो, ये मीठे जल का हो, ये सब आपको कंपोनेंट अगर आप हमारी वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ एक हमने, अगर आप देखेंगे इस तरह की एक हमने पुस्तिका भी अपलोड की हुई है जिसमें जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कंपोनेंट है उन सभी के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ऑर्नामेंटल फिशरीज से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, रेयरिंग यूनिट आप करना चाह रहे हैं और आप ये इंटीग्रेटेड यूनिट आप करना चाह रहे हैं और अगर आप उसका ब्रूड बैंक बनाना चाह रहे हैं, तो ये सब कंपोनेंट्स उसमें अवेलेबल हैं। ये सब आप वहाँ कवर्ड हैं और इसमें आपको अनुदान राशि आपको मिलेगी। उसमें आपको स्कीम में पूरा डिटेल अगर आप देखना चाहें तो ये पुस्तिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ विभिन्न जो बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं जिसमें कितना निवेश हम लोगों ने सुनियोजित किया है। जैसे आप देखें, RAS लगाना, बायोफ्लोक लगाना,
इस कैटेगरी में हमने टोटल 1236 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। उसी तरह ऑर्नामेंटल और रिक्रिएशनल फिशरीज में 576 करोड़ रुपए का निवेश सुनियोजित है। इसी प्रकार इनलैंड एंड एक्वाकल्चर में पहले बिंदु पर आप देखेंगे 3617 करोड़ रुपए का निवेश सुनियोजित है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी प्रकार आप दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो मैंने आपको बताया, जो आपको बैन पीरियड, लीन पीरियड के दौरान जो मदद मिलती है 4500 रुपए की, उसका थोड़ा बाइफर्केशन दिया है कि 4500 रुपए में से 1500 रुपया सेंट्रल देगा, 1500 स्टेट देगा और 1500 रुपये बेनिफिशरी को सेविंग करनी होगी। ये आपको लाइवलीहुड सपोर्ट ड्यूरिंग लीन एंड बैन पीरियड, ये जो आज हम राज्य हमारे साथ हैं, जो इनलैंड स्टेट हमारे साथ हैं, ये उनके लिए भी ये लाभ, ये प्रोविजन अवेलेबल है। सो वो भी इसके पात्र हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें हम लोग बेनिफिशरीज को सपोर्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको बोर्ड का रिप्लेसमेंट करना है, नेट का रिप्लेसमेंट करना है, लाइवलीहुड सपोर्ट है, और कितने यूनिट हम लोग अभी तक सैंक्शन कर चुके हैं, ये सब इधर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपको PMMSY के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो पहले आप देखें जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं का अध्ययन करें और आप उसका चुनाव करें कि आपके पास जो भी जमीन अवेलेबल है या जो भी गतिविधि आप चुनते हैं, आप उसको करना चाह रहे हैं, पहले आप उसका चुनाव करें। फिर उसके बाद एक आप उसका DPR बनाएं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो टेम्पलेट्स हैं वो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य स्पष्टीकरण, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो एक जिसका डिटेल अभी हम आपको अगली स्लाइड में शेयर करेंगे, एक टोल फ्री लाइन है, उस पर आप NFDB से भी बात कर सकते हैं। और PMMSY से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से भी संपर्क करें और उनसे भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपके पात्रता के अनुसार, पात्रता मैं आपको बताऊं, जो भी किसान, जितने भी मछुआरे हैं, मछली किसान हैं, फिश फार्मर्स हैं, और आपकी समितियां हैं, मछली सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट फार्मर्स, सभी लोग दे कम अंडर द एलिजिबल बेनिफिशियरी कैटेगरी, और वो अपना DPR बनाए और वो अपना DFO को दें, और DFO उसको तैयार करके डिटेल्ड स्टेट के प्रोजेक्ट प्लान में, एनुअल प्लान में हमें भेजेंगे। हम लोग इसको यहाँ से सैंक्शन करेंगे। उसके बाद आपको DFO वर्क ऑर्डर देंगे। उसके बाद अपना उसको आप अपनी गतिविधि को, अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट के अंदर कवर्ड है, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया कि आप हैचरी बना सकते हैं, आप रियरिंग पॉन्ड बना सकते हैं, ग्रो आउट पॉन्ड बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको इनपुट कॉस्ट भी देंगे ग्रो आउट पॉन्ड के लिए। इसके साथ साथ अगर आप ऑर्नामेंटल फिशरीज में कुछ करना चाहते हैं तो रियरिंग यूनिट आपको देंगे, इंटीग्रेटेड यूनिट आपको भी देंगे, और इसका ब्रूड बैंक भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ कंपोनेंट हैं जो आप ले सकते हैं हैचरी साइड में, ग्रो आउट पॉन्ड साइड में, चाहे आप खारा पानी में कर रहे हैं, अल्कलाइन यूनिट आप करना चाह रहे हैं, तो ये इधर देखेंगे आप, यूनिट कॉस्ट दी हुई है। जैसे फर्स्ट यूनिट है, अब फिनफिश हैचरी
आपका का यूनिट कॉस्ट है 25 लाख रुपया, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, और अगर आप SC ST और वुमेन कैटेगरी से हैं तो आपको 15 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी प्रकार से ऑर्नामेंटल फिशरीज में अगर आप रेयरिंग यूनिट करते हैं जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपया है तो 1,20,000 रुपया अनुदान आपको मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और आपको 1,80,000 रुपये का अनुदान मिलेगा और आप SC ST कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस सब के अलावा भी अगर आप कोई भी जैसे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी आप करते हैं, मोटरसाइकिल है, ट्राईसाइकिल विद आइस बॉक्स है, रेफर वैन है, रेफ्रिजरेटेड वैन है, इंसुलेटेड वैन है, लेबोरेटरी अगर आप लगाते हैं, अगर आप देखेंगे कि वहाँ लगभग 100 एक्टिविटी ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और बेनिफिशियरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। और साथ ही जो आजकल आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन साइड में 5 नंबर में अगर आप देखेंगे तो RAS, बायोफ्लोक जो टेक्नोलॉजी आजकल नई आई हैं और काफ़ी प्रचलन में है, उसके लिए भी यहाँ आप देखेंगे कि जो लार्ज यूनिट है उसका 20 लाख रुपया कॉस्ट है, जो मीडियम है उसका 25 लाख रुपया यूनिट कॉस्ट है, और अनुदान जो सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं उनका डिटेल भी यहाँ दिया गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी समिति को रिजर्वायर केज कल्चर भी करना है उसके लिए भी आपकी पात्रता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो विभिन्न इकाइयों गतिविधियों का और कंपोनेंट्स के डिटेल यहाँ दिए गए हैं बुकलेट में, जो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, और ये NFDB की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से या उनके ऑफिस में जो अन्य अधिकारी हैं उनसे इन सब गतिविधियों के बारे में, आपकी पात्रता के बारे में, मिलने वाले अनुदान के बारे में आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड। ये नाउ दैट वाज द PMMSY। अब मैं आपसे बात करूंगा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये एक ऐसी स्कीम है जो 2018 में लॉन्च की गई, और इस स्कीम में सभी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, सभी फिशर्स, फिश फार्मर्स, आपकी समितियां, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें पात्रता रखते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसमें क्या प्रावधान है, कौन से कंपोनेंट इंक्लूडेड हैं, क्या इसमें आपको फ़ायदा आपको मिलने वाला है, इस सब की जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट है FIDF वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मुख्यतः मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि इस स्कीम के अंतर्गत ये वेबसाइट का एक आप स्नैपशॉट देख सकते हैं। इस स्कीम के तहत बेसिकली आपको अपना रिपोर्ट बनानी है और या तो विभाग को भेज देनी है, और अब तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें प्रावधान है कि हम आपको ये एक बैंकेबल प्रोजेक्ट के लिए स्कीम है, आप एक बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमें देंगे, और इसमें आपको बैंक से लोन लेना होगा, और लोन की जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन हम आपको देंगे। मान लो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं और 8 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो उस लोन पर जो सपोज आपको बैंक ने लोन दिया 8% पे, तो 5% इंटरेस्ट आप देंगे, और 3% का जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार की तरफ से FIDF स्कीम के तहत आपको दिया जाएगा। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो सुविधा है आपको अगले 10 साल तक उपलब्ध रहेगी, जिसमें 2 साल का मोरेटोरियम भी शामिल है, तो ये 12 साल तक
आपकी चलेगी और 10 साल तक इसका इंटरेस्ट सबवेंशन हम आपको देंगे। इसमें क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप FIDF की वेबसाइट पर जा सकते हैं और पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, आपकी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को एक्सेस करने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को भी 2019 फरवरी से इस सेक्टर को दिया गया है। और इसमें सभी फिश फार्मर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हों, चाहे उनके ग्रुप हों, शेयर क्रॉपर हों, पार्टनर हो, टेनेंट फार्मर हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप हों, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, सभी इसके पात्र हैं, इनलैंड साइड में भी और मरीन साइड में भी। और इसमें अगर आप एक्सक्लूसिवली KCC लेते हैं फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज के लिए, तो आपकी क्रेडिट लिमिट होगी 2 लाख रुपया आप ले सकते हैं। और अगर पहले ही आपके पास क्रॉप सेक्टर वाला भी है और ये भी आप ले रहे हैं, तो कुल मिला के आपकी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 3 लाख रुपया होगी। और आप फिशरीज रिलेटेड एक्टिविटीज या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये क्रेडिट लिमिट आपको खाली मिलेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। आपका बीज खरीदना है, पॉन्ड की लाइमिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, सीड खरीदना है, फीड खरीदना है, ये क्रेडिट आपको मिलेगा खाली वर्किंग कैपिटल के लिए, ना कि कोई भी असेट एक्वायर करने के लिए। इससे कोई आप संपत्ति नहीं बना सकते, ये खाली आपकी कार्यशील पूंजी के लिए है कि जिससे आपका जो भी असेट है, आपका डेयरी फार्म है, आपका फिशरी फार्म है, आपका केज कल्चर है, आपका RAS है, आपका बायोफ्लॉक यूनिट है, उसमें फीड खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, लाइमिंग के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ये उसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट दिया गया है। और अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो आपको इसमें इंसेंटिव भी मिलेगा, आपको 3% का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। ये आपको KCC के अंडर आपको सुविधा दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सैंपल फॉर्म है जो आपको बैंक के साथ भरना है। और इस समय ध्यान रहे, आप प्लीज सभी लोग नोट करें कि जो KCC कैंपेन, KCC सुविधा को सभी तक ले जाने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज सभी के फार्मर्स तक ले जाने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा 15 नवंबर को कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जिसमें हर शुक्रवार को फिशरीज डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बैंक्स, LDM के साथ हर शुक्रवार को कैंप लगाया जा रहा था। वो हम लोगों ने कोविड के चलते जनवरी में सस्पेंड कर दिया गया था। अभी 18 अप्रैल से उसको पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। तो कृपया जो भी इस सुविधा के इच्छुक हैं, जो पात्र हैं, वो अपने DFO से संपर्क करें, अपना फॉर्म भरें और अपना फॉर्म जमा करें। और कोई भी परेशानी है तो DFO से संपर्क करें और उनको बताएं, क्योंकि आप इस सुविधा के पात्र हैं और ये आपके लिए एक क्रॉप सेक्टर के पैटर्न पे बहुत ही अच्छी सुविधा है और इसका लाभ उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अन्य सभी जितने भी सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके स्तर पे इस सुविधा की विस्तार को, प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे सेक्टर में इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है और ये काफ़ी सभी स्तरों पर इसके लिए चिंता जताई जा रही है। कल भी सभी बैंकों के साथ, परसों शनिवार को सभी बैंकों के MD, CMD के साथ इस संबंध में एक मीटिंग की गई है, ताकि इस सुविधा का प्रसार हो और सभी जो पात्र इस सुविधा के पात्र हैं उनको मिले, KCC के पात्र हैं उनको मिले। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना फॉर्म जरूर भरें। उसके बाद जो भी समस्याएं हैं वो हम
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उठाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको इस सुविधा का लाभ मिले, जो बहुत ही एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी परसुएंस के बाद हमारे AHD सेक्टर को ये सुविधा मिली है। कृपया अपना फॉर्म भरें और इससे चूके नहीं, इस फॉर्म को जरूर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड। फिशरी सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या, कोई भी आपकी जानकारी, कोई भी आपकी क्वेरी के लिए, कोई लाभ उठाना है, कोई आपकी प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसके लिए NFT द्वारा, विभाग द्वारा ये निःशुल्क एक फोन लाइन चलाई जा रही है। कृपया ये 24 घंटे खुली रहती है और आप ही के लिए है, इसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें इस स्कीम के बारे में बताया। जितने भी हमारे साथ फार्मर्स जुड़े हैं, VLEs देख रहे हैं, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अच्छे से स्कीम के बारे में जानकारी जरूर लें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, अपने सारे फीचर्स को समझें, क्या आपके फायदे हैं, कैसे आप इसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ समझें। ये वीडियो हमें हमारे पेज पे, फेसबुक पेज पे हमेशा रहेगी, आप वहाँ पे जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। जो मेरा सर ने बताया कि ये जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ चुनिंदा VLEs इस समय जुड़े हैं और जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया कि इन VLEs के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फार्मर्स भी काफ़ी समय से हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैं सभी ऑफिशियल्स को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। गुरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहजहानपुर UP से। तो गुरदीप सिंह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे VLE हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं। गुरदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? कैसे हैं आप? सर आवाज आ रही है? जी गुरदीप जी। सर जी, तो थोड़ा सा आप वहां पर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, फिर मैं बासु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे इंटरेक्शन कीजिए, करें। गुरदीप जी, आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, हेलो। जी जी, अपने अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे हम सभी को प्लीज। सर मेरा नाम गुरदीप सिंह है, जिला शाहजहानपुर UP से हूँ मैं। और हम लोग सर 2014 से कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं हम। और काफ़ी हमारे यहाँ पे जो एरियाज है वो सारा एग्रीकल्चर एरिया है और काफ़ी काश्तकार ही है हमारे यहाँ पे, जो कि पशुपालन भी एक अच्छे तरीके से होता है। और इन किसानों को सर हम जो है अभी जो भी हमारे CSC के माध्यम से सर्विसेज होती हैं वो हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं सर। जी गुरदीप जी, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं बासु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुरदीप जी से कुछ बातचीत करें। गुरदीप जी, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो आपसे बताया गया है आप लोगों से कि ये जो हमारी नए स्कीम्स है इसमें थोड़ा सा दिशा बदल गया है, मतलब लाइवलीहुड से लेकर वेल्थ क्रिएशन की ओर, इसमें उद्यमिता पे ज्यादा फोकस है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, बताएं। सर जो अभी तक बताया गया, बड़ी अच्छी स्कीम के बारे में जो बताया गया है कि छोटे छोटे प्रोडक्शन करके किसान जो है हमारा पशुपालन से जुड़ करके काफी तरक्की कर सकता है सर, आगे बढ़ सकता है।
तो गुरदीप जी, आपसे ये भी हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप जैसे एक हब एंड स्पोक मॉडल जैसे होता है, वैसे ही आप बाकी जो आपके पास आ रहे हैं फार्मर, उनको भी थोड़ा प्रोत्साहित करिएगा हमारे स्कीम्स पे, और ताकि सभी लोग इसके मतलब, इसका जो शीर्षक है कि भागीदारी, कि जब तक भागीदारी नहीं होगा तब तक कोई स्कीम या कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बाकी लोगों को भी जो आपके यहाँ आते हैं सीएससी में, वहाँ इनको भी थोड़ा बताएं स्कीम्स के बारे में कि कैसे लाभ उठाया जा सकता है। जैसे डॉक्टर लिपि ने और सागर मेहरा साहब ने, दोनों ने भी बताया है कि कैसे आप लाभ उठा सकते हैं इन स्कीम्स का। तो इसका जो है प्रचार जो है उसका उसकी जिम्मेदारी आप पे भी जाती है। और मैं हम लोग आप पे उम्मीद रखते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कर रहे हैं। थैंक यू। सर इस गुरदीप जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि आपके एरिया में जितने भी किसान हैं, उनकी जो भी एक्वाकल्चर फिशरीज से संबंधित उसके कल्चर को लेकर कोई भी समस्याएं हैं, उनको अपना वाटर टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, बीज कहाँ से मिलेगा, बेचेंगे कहाँ, कोई उसके बाद उनको एक्सटेंशन सर्विस के बारे में कोई उनकी जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, वो आप जरा कोशिश करें कि उनको विभाग से जोड़ें। क्योंकि हमारे पास एनएफडीबी में भी एक्सपर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट्स हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट्स में भी एक्सपर्ट्स हैं। हम चाहते हैं कि जैसे क्रॉप सेक्टर में केवी के सीधा संवाद कर पा रहा है किसानों से और उनकी समस्याओं को, कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के जो भी किसान हैं, हमारे डेयरी किसान हैं, उनको भी हम लोग अपने एक्सपर्ट से सीधा संवाद करवाएं और उनकी समस्याओं का निवारण करवाएं। सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो हाँ, हमारे सर इलाका की इस एरिया की एक समस्या है सर, वो ना एक आवारा पशुओं को लेके बहुत ज्यादा है सर। और इसमें सर अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम सर वहाँ पे हम खत्म करते रहेंगे आती रहेगी, लेकिन सर उसकी जड़ को अगर देखा जाए तो सर हम इसको बहुत काफी हद तक रोक सकते हैं। सर अगर हम लोग इसके बहुत नजदीक में थोड़ा सा देखा जाए कि पशुपालन को बढ़ावा देते हुए अच्छी नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ साथ सर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं। और सर पशुपालन में जो इस समय गाय पालना किसानों ने बहुत कम कर दिया, क्योंकि सर जो उसका नर है वो सर अब उसकी जरूरत नहीं, पहले किसान हल चलाता था उसके लिए जरूरत होती थी, तो सर गाय तो दूध देती है लेकिन नर को ऐसे ही छोड़ दे रहा है। लेकिन सर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अगर हम इसको जो हमारे बहुत सारे विज्ञान के माध्यम से सीमेन आए हैं कि गारंटी से बछिया ही होगी, बछड़ा नहीं होगा, तो सर अगर उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देके या किसानों को अवेयर करके उसका इस्तेमाल कर सकें तो सर ये आने वाले टाइम में जो है ना, हमारे जो आवारा पशु हैं इनसे कुछ निजात भी मिल सकेगी। और सर जहाँ पे पशु हमारा किसान है जो पशुपालन में गाय को त्यागता जा रहा है, वो सर पुनः दोबारा के लिए इसके लिए अवेयर होगा सर। धन्यवाद गुरदीप जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा बताया कि एआई किया जाए। एआई का प्रोग्राम ऑलरेडी फ्लैगशिप के रूप में चल रहा है, और आपके क्षेत्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए और वार फुटिंग पे और एआई केंद्र अलग से बनाने के लिए हमने आपका सुझाव ले लिया है, और कोशिश करेंगे कि इसका निवारण करें। कॉमन सर्विस सेंटर सर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी सर न्याय पंचायत पे 1 या 2 बीएलई के यहाँ से ट्रेनिंग करवा दी जाए तो सर 1-2 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और कॉमन सर्विस सेंटर इसमें मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी भूमिका भी निभा के देगा, क्योंकि पहले ही सर वो गाँव से परिचित होता है, हर किसान से परिचित है सर। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसके साथ साथ सर दूध के प्रोडक्शन के लिए भी अगर हम इसको थोड़ा सा कॉमन सर्विस सेंटर का यूज करें, जैसे बल्क मिल्क प्लांट है, चिलिंग प्लांट है, इस तरीके का जो मतलब मिल्क कलेक्शन यूनिट है, उसको भी सर हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जोड़ के गांव में ही उसका कलेक्शन बना देते हैं। तो सर जो एक ठेकेदारी दूधिया बिचौलिया के टाइप का लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो सर उसका थोड़ा अच्छा मूल्य भी मिलने लगेगा।
और लोग जो है वहां पे विश्वास भी करेंगे और चिलिंग प्लांट के माध्यम से सर उसकी सप्लाई बड़े शहरों तक भी सर पहुंच सकती है। हाँ, नहीं नहीं, सीएससी की जो भूमिका है लोकल किसानों को अच्छी स्कीम से जोड़ने की, कलेक्शन सेंटर से जोड़ने की, प्रोसेसिंग प्लांट से जोड़ने की, वो आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है वो, और उसको तो करना होगा। क्योंकि सर किसान तभी खुश है ना कि पहले उसे उत्तम चारा, उत्तम नस्ल, उत्तम प्रोडक्शन और दूध का उत्तम मूल्य मिलेगा। तो किसान जो है एक फसल बोता है, उसका पैसा 6 महीने के बाद उसको मिलता है। और अगर पशुपालन करेगा तो सर उसको वीकली या मंथली पैसा मिलेगा, तो उसकी आय में निश्चित वृद्धि होगी और किसान खुशहाल होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरदीप सिंह जी, हेलो। जी मैम, जी मैम। हाँ, गुरदीप सिंह जी, आपके साथ जो जुड़े हुए फार्मर्स है वो उससे जरा पूछिए, आप उस लोगों को कुछ हमसे बात करना है या कुछ हमारे स्कीम के बारे में कुछ जानकारी अगर चाहे तो वो आप उससे पूछ लीजिए। और कैसे आपके ये कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू हमारे इस माध्यम से कैसे आपको कुछ और जानकारी मिलने का कुछ ये है, तो वो सारे कोई किसी को बात करना है हमारे ऑफिसर से, वो एक बार आप पूछ लीजिए। मेरे साथ है मैम, ये कुछ बात करना चाह रहे हैं सर। मैम, मुझे आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। मेरा नाम परमेश्वर दयाल है और मैंने एनिमल साइंस में एमएससी कर रखा है। और मैं आज मुझे एक मौका मिला है यहाँ पे अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले तो एक मैं मौका रखूंगा मंत्रालय के समक्ष की सर ने अभी बताया कि आवारा पशुओं के लिए, तो एक मेरा सुझाव है कि आवारा पशुओं से निजात हम किसी और एक और माध्यम से पा सकते हैं। जैसा कि गांव स्तर पे अगर उसका जमीनी मैप देखा जाए तो वहां पे एक चरागाह होता है, और चरागाह अगर वो हम सरकार प्रबंधन करे तो उस चरागाह को खुलवाया जा सकता है, जो कि किसानों ने जोत रखा है। अगर वहां प्रबंधन कर दिया जाए तो किसानों को काफी हद तक जो है हर गांव लेवल पे इनसे निजात मिल जाएगी। साथ ही उस चरागाह में जैसे कि अगर किसी को हम जॉब दें 2000-3000 रुपए लेवल की, तो वहां पे दी जा सकती है और वो उसका रख रखाव भी उन जानवरों का कर सकता है। एक ये हो गया। और दूसरा, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कृषि में पशुपालन के लिए हमारे लोग किसानों के पास जानकारी नहीं होती है, जो कि सर ने बताया कि सीएससी केंद्र के माध्यम से दी जाती है। लेकिन मतलब उसमें हमें एक दिक्कत आ रही है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर किसी का होता है तो हम उसको एडवर्टाइज मतलब दिखा के समझा के कर सकते हैं। तो ये हम ये सोचते हैं कि किताबों के लेवल पे, जो कि निःशुल्क होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे हम उनको उससे एडवर्टाइज करें और उसे अवेयर कराएं। थैंक यू, ये अच्छा है। एक्चुअली हम अभी भी कर रही है, लेकिन हम कुछ और इंफॉर्मेशन और जो भी है हम कुछ और स्ट्रेंथन करके थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर वी विल इंक्लूड। आई थिंक वी कैन मूव टू अनदर कश्मीर जॉइंट। थैंक यू गुरदीप जी। अब आपके सुझाव हमने नोट कर लिए हैं और जल्दी हम इस पर वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो पीछे फार्मर्स हम सभी को देख पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हम सबसे जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वीएलईज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मोहम्मद उवैस करनी जी जुड़े हैं। मोहम्मद जी नमस्कार। और सभी जो फार्मर्स पीछे जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मोहम्मद जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और किस तरीके से काम वहां पर चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए। सर, मैं जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले से वीएलई बात कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारी स्कीम चल रही है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री पीएम किसान जिसे हम बोलते हैं, तो उस स्कीम के साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स है। जैसे कि अभी जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे हैं, जो यूथ के लिए प्रोग्राम है, ये लोन स्कीम्स, तो मतलब ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं, लेकिन मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले हमने ऐसा कुछ करना है जिससे मतलब हर एक यूथ
लाइक अवेयर हो कि मतलब स्कीम क्या है, कैसे स्कीम मिल सकती है। जी, अवेयरनेस के बारे में आपने अभी बताया, और उसके अलावा आप कुछ जी और सर। बात रखना सर चाहेंगे? हाँ जी सर। सर कोई जो किसान जो किसान हमारे, जो मैं देख पा रहा हूँ पीछे आपके बैठे हैं, वो अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं ऑफिशियल से, तो उन्हें प्लीज मौका दीजिए। सर हाँ जी सर। सर हमारी समस्या ये है, मानो कि हम जब हम किसान का अंगूठा करने जा रहे हैं, कि मानो कि हम केवाईसी करने जा रहे हैं, वहाँ पे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये सर्विस बहुत मानो कि अच्छी नहीं चल रही है। इसके रिगार्डिंग कुछ कीजिएगा ऐसे, जैसे कि कोई भी किसान आ जाएगा 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट के इसी के मानो कि जल्दी होना चाहिए। सर और एक समस्या हम मतलब जो कि हमारा कश्मीर प्रोविंस है, कश्मीर प्रोविंस में मतलब हार्श विंटर्स रहते हैं, लाइक ये कोई 4-5 मंथ्स में। तो उस टाइम पे मतलब जो भी ग्रास प्रोडक्शन होती है, ग्रीन ग्रास जो होता है, फ्रेश ग्रास, उसकी प्रोडक्शन मतलब जीरो के बराबर होती है। तो जो भी डेयरी फार्म सेटअप करते हैं उसके लिए चारा बाहर से मतलब दूसरे राज्यों से जैसे कि पंजाब से लाना पड़ता है। तो उसमें लाइक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ लाइक जैसे सब्सिडी हो उसमें, मतलब बाहर के राज्यों से अगर हम पाउडर खरीदेंगे उसमें भी कोई सब्सिडी, अगर सब्सिडी का कोई साधन होगा तो। इसका उत्तर मैं दूंगी आपको। मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंदर एक फॉडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, उसके लिए आप साइलेज बना सकते हैं, हे बना सकते हैं, इसको चारे को किस तरीके से प्रिजर्व फॉर्म में, ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम आए, जिसमें के लिए एक कंपोनेंट है, मैंने अभी आपको बताया था, फॉडर डेवलपमेंट। इसमें 50% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ की होगी, यानी कि आपको 50 लाख तक का सब्सिडी भारत सरकार से मिलेगा। बाकी 50 लाख आपको बचा हुआ किसी भी बैंक से लेना पड़ेगा लोन के रूप में। और एक बात, उस लोन के साथ अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं, उस लोन में जो इंटरेस्ट आपको बैंक लगाता है, माना वो आपको 8% लगाता है, अगर आप उसको AHIDF यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा लेंगे, तो आपको उसमें लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसमें भी 3% की छूट, यानी कि 2 किस्म के फायदे मिलेंगे। एक तो आप सब्सिडी लेंगे, दूसरा आप इंटरेस्ट सबवेंशन लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम्स है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं फॉडर प्रिजर्वेशन के लिए। चारे को किस तरीके से आप एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने उपयोग में ला सकते। मैम मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल वे से मतलब घास को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू फिर बहुत कम हो जाता है। तो जो आप प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब बोल रहे हैं, तो मतलब अगर प्रोसेसिंग यूनिट थ्रू हम प्रिजर्व करें ये फॉडर, तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू सेम रहता है या उसका भी थोड़ा कम हो जाता है? न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल रहता है। इसी के लिए आपके लिए जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें प्लांट एंड मशीनरी आपको जितनी भी आपको खरीदी जाएगी, जो साइलेज मेकिंग मशीन है या फिर जो ब्लॉक मेकिंग यूनिट है, चारा चाटन घेली कहते हैं जिसको, या ऐसे आप बना के अपने पास इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में रख सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओवैसी साहब। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स आपके हमने नोट कर लिए और हम लोग उसको जल्दी आपको बताएंगे। क्या बताया? दिक्कत हो रही है। ओके, केवाईसी फिलिंग का। जी आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी हरियाणा से हमारे साथ सोनू बालाजी जुड़ी हैं, और बहुत ही कर्मठ हमारी महिला वीएलई हैं, काफी सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं। सोनू बालाजी नमस्कार, कैसे हैं आप, और अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू बाला है। मेरा कॉमन सर्विस सेंटर गांव गुरावड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में है। हेलो, ये आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ओके। सर मेरे साथ काफी किसान जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे इसी गांव के अंदर मत्स्य पालन भी हो रहा है।
2-3 लोगों ने इसका प्लांट भी लगाया हुआ है। यहाँ लोग काफी इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है, किसी जिसके जमीन है वो तो मत्स्य पालन के लिए लोन उसको इजीली जाता है, जिसके जमीन नहीं है उसको लोन वगैरह लेने में काफी दिक्कतें आती है, बैंक उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। सोनू बाला जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, फिशरीज में क्या है, अगर आप केसीसी लेते हैं और आपके पास मिल्कियत है, अगर आप ओनर हैं पॉन्ड के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लीज ली है, लीज डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो बैंक आपको केसीसी देगा और उसके लिए आपको 1,60,000 तक का कोई कोलेटरल या कोई गारंटी वो आपसे नहीं मांगेगा। उनको जो भी आपके जितने भी किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, जिनका अपना पॉन्ड है, उनको आप बोलिए कि एक तो वो केसीसी अप्लाई करते हैं, और केसीसी के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, या तो आप मालिक हैं और या आपके पास लीज डॉक्यूमेंट होगा। उन दोनों में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो आपको केसीसी की फैसिलिटी मिलेगी, और केसीसी में आपको 2 लाख तक का लोन मिलेगा, और 1,60,000 तक के लिए आपको कोई कोलेटरल भी नहीं देना। और इस 1,60,000 से आपने बीज खरीदना है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने फीड खरीदना है, और वो आपका जो भी प्रोडक्शन साइकिल है उस हिसाब से आप वापस करते रहेंगे, और ये मतलब लगातार चलता रहेगा। तो उन सबको आप पहले एक कोशिश करेंगे, वो सब लोग आपके यहाँ भी सुविधा होगी सीएससी में, कि वो अपना केसीसी का फॉर्म जरूर केसीसी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी पॉन्ड से संबंधित कोई और सुविधा चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, कोई पॉन्ड हेल्थ के बारे में, या किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर आपके यहाँ जो भी हैं, क्योंकि रेवाड़ी में मुझे लगता है शायद गुड़गांवा डिवीजन में है, या मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र डीएफओ हैं आपके गुड़गांव में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे भी बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है आप हमारी 3 ये 2 हमारी स्कीम है, और एक केसीसी आपको पता ही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपको कोई भी किसी भी कंपोनेंट में कोई भी लाभ लेना है, या एफआईडीएफ में हमारी कोई भी एक्टिविटी में आपको लाभ लेना है, उससे संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारी टोल फ्री नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, और डीएफओ से भी आप बात कर सकते हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि रेवाड़ी में पानी की कमी होते हुए भी आप लोग फिशरीज कर रहे हैं। इसका मतलब धीरे धीरे आप लोग फिशरीज अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो पानी की समस्याएं थी, खाली बाजरा ज्वार उगती थी, वो समस्या भी शायद दूर हो गई है। और आई विश ऑल दी बेस्ट। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी फिशरी से रिलेटेड कोई भी किसान यहाँ बैठे हैं, अगर कोई भी खास दिक्कत है तो हमें बताएं। धन्यवाद। हेलो, बताइए। हाँ जी, मैं गुरावड़ा से बोल रहा हूँ जी, किसान मीर सिंह। जी बताएं, मीर सिंह जी बताइए। एक तो जी ये बीमा करवाता है, केसीसी का पूरा पैसा भरता है। मैंने 6 किला कपास बोई थी और 10,500 जमा करवा दिया था, और मेरा पैसा नहीं आया बिल्कुल भी। 7,000 आया सब ना, पता हो ना, तो पर मैं उनका होया कृषि विभाग में भी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा सही। और एक सर यो है कि मैं जमींदार आदमी हूँ, थोड़ा सा पशुओं पे ध्यान रखू छू। एक हमारे देसी नस्ल का बीज नहीं है अस्पताल में, सिमन, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। थोड़ा अच्छी से मेरी और केसीसी बनवा रखी थी, 6 किला कपास बोई, नगद मैंने बीमा करवाया, कुछ नहीं मिला उसका। तो को समाधान बताओ तो सरकार कहते हम भी करेंगे, कैसा करेगा बता दियो आप, कैसा करवाओगा। एक मत्स्य पालन के लिए बोला, अरे एक मत्स्य पालन के लिए कर रहे हो कोशिश,
मैंने टोवल लगा रखे है सोलर का, और उसके नीचे करना चाहूँ सोची, तो हमें क्या सुविधा मिलेगी फिर मेरे को? देखिए, आप मछली पालन करते हैं अपने पॉन्ड में, अपने खेत में, अपने तालाब में, तो आपको 40% मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। सपोज अगर आप 10 लाख रुपए को आपको एक आपका प्रोजेक्ट बनता है, तो 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए सरकार देगी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके देगी, 6 लाख रुपए आपको लगाने होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं, आप मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स या कोई और चीज लेते हैं, और पहली बार आपको हम लोग उसमें बीज डालने के भी पैसे देंगे। ये सुविधा हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से आपको मिलेगी। और आई थिंक सोनू बालाजी से हमारा कांटेक्ट टूट गया है, संपर्क टूट गया है शायद, मुझे लगता है। सोनू बालाजी सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू है, हमसे बात नहीं हो पा हाँ, यस 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 यस। चलिए, आप अपनी बात पूरा करना चाहेंगे सर कि आगे बढ़ें? हाँ, उन्होंने 3 मुद्दे उठाए। एक कपास की इंश्योरेंस का उनको पैसा नहीं मिला, वो हम अपने कलीग जो क्रॉप सेक्टर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, उनको कन्वे कर देंगे। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया सीमेन का, जो मैं आई विल रिक्वेस्ट इफ देर इज नोबडी फ्रॉम, अगर कोई कैटल डिवीजन से नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट लिपि टू आंसर। और मछली का तो मैंने बता ही दिया उनको। So, I could not hear the question. If somebody can just let me repeat the question. उन्होंने कि हमारे पास हमारे यहाँ अच्छे देसी सीमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है सर? गुड क्वालिटी सीमेंट डोज। हाँ, हरियाणा में अच्छे क्वालिटी की सर इंडिजिनस नस्लें का सीमेंट मिल रही है। वो हमारे एक स्कीम है सर, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, वो उसके थ्रू हम अभी सप्लाई कर रही है। अच्छे क्वालिटी का इंडिजिनस का उसका सीमेंट चल रही है सर। और हम वो फार्मर के वो क्या है, सोनू बाला को हम इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ जो आया है वो फार्मर्स, उसको हम उसका पूरा जानकारी हरियाणा स्टेट लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में कहाँ अवेलेबल है, ये सारे डिटेल्स हम दे सकते हैं सर। ये देखो सुलेखा जी, ये समस्या शायद और डिस्ट्रिक्ट्स में भी और अन्य किसानों की भी होगी। तो सभी स्टेट्स के जो एलडीबीज हैं उनको बोलें कि दे शुड गेट इन टच विद द सीएससी एंड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, ताकि वो किसानों को उपलब्ध करा सके। To add on sir, under NAIP, which is nationwide artificial insemination program, उसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हर जिले के स्तर पे कराया जा रहा है। तो हिसार में भी सर ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। लिपि वो बात ठीक है, लेकिन अभी जो किसान है उन्होंने बताया कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, या ना वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं या आपकी जो वेटनरी हॉस्पिटल है, ये सब जानकारी उन लोगों को देनी चाहिए ना किसानों को। और ये जानकारी सीएससी में भी उपलब्ध होनी चाहिए कि ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है, और अगर इसका लाभ उठाना है तो आप नजदीकी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाएं और लाभ उठाएं। ठीक है ना? ये सीएससी को ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाइए, ताकि वो लोग इसको आगे डिसेमिनेट करें। क्योंकि ये समस्या तो जम्मू कश्मीर में भी होगी, पंजाब में भी होगी, हरियाणा में भी होगी, राजस्थान में, सभी जगह होगी इस तरह की समस्या। जो हमारी स्कीम्स की, एनिमल हस्बेंड्री की, डेयरी की, फिशरीज की क्या क्या स्कीम चल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी क्या ले सकता है, ये शायद सीएससी के पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, और वो लोग आगे इसको डिसेमिनेट करें। और वो लोग अपने जो वीएलईज हैं उनके पास,
वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो फंक्शनरी हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के, उनके लगातार संपर्क में रहें और इसको आगे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें। ये ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सर। इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिसेमिनेट बिल्कुल करेंगे और कुछ हद तक हम लोग और कर रहे हैं और प्रोएक्टिवली इसको हम आगे पहुंचाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मरूट कुमार सिंह जुड़े हैं बरेली उत्तर प्रदेश से। मरूट जी, आप कैसे हैं? और आपके पीछे फार्मर्स मैं देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है वो भी बताइए हमें। सर नमस्कार सर, मेरा नाम मारुत कुमार सिंह है, मैं बरेली से हूँ। और आज जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो योजनाएं जो गवर्नमेंट की चल रही हैं और बताया गया है, तो सारे किसानों ने आज बैठ के, या पशुपालन जो भी लोग करते हैं उन्होंने आज बैठ के ये सुना है। कुछ इंक्वायरीज हैं वो पूछने के लिए हैं। जी, अगर कोई जो फार्मर्स जो हम देख रहे हैं, अगर वो कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ आपको इश्यूज हैं, कुछ आप बात सामने रखना चाहते हैं, तो उनको प्लीज बोलिए हमसे बात करने के लिए। जी सर, जी। हाँ सर, मेरा नाम अरविंद है और मैं पीपल्स थाना चौधरी विलेज गांव से हूँ। तो मेरा सर एक सजेशन था कि जो हर ग्राम पंचायत में गौ पालन के लिए योजना चली है, तो अभी एक ये भी है कि आवारा पशुओं से खेती बर्बाद होती है। सर मेरा एक सजेशन था कि जो गाय पालन है, यहाँ पर हम लोग उनको पालते हैं, तो 4-5 ग्राम पंचायत को इकट्ठा करके और वहाँ के जो गाय आवारा पशु हैं उनको हम लोग मतलब एक उन लोगों को पालने के लिए जगह को व्यवस्थित करें। और जो वहाँ के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार घूमते हैं, उनको वहाँ पर नौकरी दें, कम रुपए में उनको नौकरी मतलब मिल जाएगी तो वो लोग खुश हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो लोग फ्री घूमते रहते हैं, जो गांव के थोड़ा सा ऐसे होते हैं कम पड़े हुए, तो उनसे और ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ ऐसी जमीन उनको दी जाए, मतलब उसको एक मॉनिटर किया जाए ग्राम पंचायत की तरफ से कि उसमें फसल मतलब उनको खिलाने के लिए हरी घास इस तरह से कुछ किया जाए और वो लोग उसमें लगे रहें। और जो गाय होती हैं उनको इस तरह से पाला जाए कि उनका जो मिल्क है उसको कलेक्ट करके और उन ग्राम पंचायतों को देने के लिए मतलब कुछ ऐसा योजना बनाया जाए, ताकि एक जो कुछ लोग हैं उनको नौकरी भी मिले और जो वहाँ पर आवारा पशु हैं उनको भी मतलब एक केंद्र पे पालने के लिए लोगों को ना इकट्ठा किया जाए। जी बिल्कुल, हमने बात ये नोट कर ली है और इसको हम इस पे जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देखा जाएगा। और कोई बात अगर आप हमारे सामने रखना चाहते हैं मरूद जी? नहीं सर, ये बाकी तो कुछ बिंदुओं पे जो बात हुई है पहले भी कुछ नहीं है। कुछ जैसे सर ये योजनाएं बताई गई आज कि सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ये किसानों का ये क्वेश्चन है कि जैसे उनका खुद की जगह होनी चाहिए या लीज पे लेंगे, किस टाइप की चीजें होनी चाहिए सर? मरूद जी, जो इन्फॉर्मेशन है वो वैसे तो पूरी डिटेल में आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दे दी जाएगी। वेबसाइट्स जो हैं सेशन में आपको बताया गया, उस वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। बाकी कुछ खास डाउट रहेगा तो हम सीएससी टीम आपके साथ ही हम लोग आपको शेयर कर देंगे इन्फॉर्मेशन। कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। जी पूछिए। जी सर, मैं वैक्सीनेटर हूँ, मेरा नाम अमर सिंह है, जिला बरेली से उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। समस्या ये है कि हम वैक्सीनेटर हैं सर, ये टीका रूप में पैसा मिलता है, तो ये काफ़ी मेहनत से जाना पड़ता है, रुपये देने के काम करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पशु भी चोट मारते हैं, तो हम चाहते हैं बीमा भी हो हमारा। और दूसरी बात, मानदेय के बदले बच जाए हमारे 20,000 रुपये महीने। जी ठीक है, इस पे भी देखते हैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
ठीक है, धन्यवाद मरुत जी हमसे बात करने के लिए। और धन्यवाद। तो चलिए, इस सेशन के हम लोग अंत में पहुंच चुके हैं। मैं लास्ट में सागर मेहरा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको रिक्वेस्ट करूंगा। सर प्लीज अनम्यूट कर लेंगे। Thank you, Dikshant ji. Respected Secretary Sri Jain Swain ji, sir, I'm grateful and I thank you from the bottom of my heart for addressing the today's gathering and sharing your thoughts and insight. I am confident that your words have inspired confidence in all of us, in both the departments, officials, officers, as well as the participants. And with your words, I think we have got a new lease of inspiration to take things forward with still higher enthusiasm, and in the days to come for the ongoing abhiyan of Kisan Bhagidari Prathmikta Hamari. I think in the following days we will be coming out with still refined presentations which are still a bit more farmer centric, farmer focused, and we'll be able to disseminate information about our ongoing schemes and programs with all the stakeholders, not only farmers of animal husbandry, dairying and fisheries, but also with the individual entrepreneurs, and take to them all the benefits what are available under various schemes, and mobilize their participation, enhance their participation, and they take benefit of all the ongoing schemes and programs. Thank you, sir. Thanks a lot from the team of officers on the side of Department of Fisheries, as well as the team Animal Husbandry and Dairying, led by today my colleague Basuji. And I also thank Basuji for leading the team on Animal Husbandry and Dairying side. I thank his entire team for making this entire effort successful, organizing today's event. And on Department of Fisheries side also, I thank my entire team for joining and making things happen today. And I also thank CSC team for putting things together, for making it happen. And I also thank farmers of animal husbandry, dairying and fisheries joining from Rewari, Haryana, joining from J&K, joining from Punjab, joining from UP, especially the farmers who took the pain to come over, join CSC, and sharing their views, sharing their suggestions, pointing out the issues they are facing at the field level. I believe we have noted down all of their suggestions, and we would be able to resolve the issues which they have highlighted, and also take forward the suggestions which they have put forth. And I believe in the days to come, we would be able to, make our presentations bit more focused. And the motto of Kisan Bhagidari Prathmikta Hamari Abhiyan to take all the stakeholders on board and make it a great success. Thank you very much. Thank you, everybody.